दाग फिल्म का साहिर का लिखा हुआ एक बड़ा मशहूर शेर है जो राजेश खन्ना साहब अक्सर महफिलों में पढ़ते थे। इज्जते शोहरते चाहते कोई भी चीज इस दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। जी हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना के उस सुनहरे दौर की। ऐसा दौर ना किसी का रहा न कभी रहेगा। फिल्मी गानों में डांस की जगह एक्टिंग करना, उनके कपड़ों का स्टाइल, उनके कुर्ता और पैंट पहनने का स्टाइल, उनकी पलके झुकाने का स्टाइल, उनकी गर्दन झुकाने का अंदाज और पर्दे पे कभी भी सीधे न खड़े होकर डायलॉग बोलने का जो निराला अंदाज था, वो दर्शकों को सम्मोहित करता था। राजेश खन्ना साहब की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती तो लड़कियां मानो डेट पे जा रही होती थी। इस तरीके से वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके मूवी देखने जाती थी और उनका कहना था कि हम ये मान के जाते थे कि राजेश खन्ना जब पलके झुका के इशारा करते हैं तो वो सीधे हमसे इशारा करते हैं। राजेश खन्ना साहब की जो व्हाइट मर्सिडीज थी वो लड़कियां लिपस्टिक लगाकर उसको गुलाबी कर दिया करती थी, उसको चूम चूम के, इसलिए उनको ब्लैक मर्सिडीज लेनी पड़ी थी। राजेश खन्ना साहब की जब गाड़ी गुजरती तो उसकी धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी। कहते हैं कि युवा जब बेरोजगारी या दूसरे गमों में डूबे होते थे तो अपने आप को फिर से कमबैक करने के लिए राजेश खन्ना साहब की मूवीज देखा करते थे। राजेश खन्ना साहब ने जब पर्दे के ऊपर कह दिया कि आई हेट टीयर्स, तो लड़कियों ने आंसू बहाने बंद कर दिए। ये पूरा एक दौर था जब एक पीढ़ी सालों साल एक हीरो से इस कदर प्रभावित हो गई थी कि उनका पूरा शख्सियत में ही वो समा गए थे। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम न कभी हुआ और न कभी होगा, ये कहना है इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों का, समीक्षकों का और फिल्म के जाने माने इतिहासकारों का। जय दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। तो बात शुरू करते हैं 1965 से। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मैगजीन फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट शो किया जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से 10,000 युवाओं को, प्रतिभाओं को बुलाया गया, जिसमें से 8 प्रतिभाओं को सेलेक्ट किया गया। प्रोड्यूसर्स में जहां एक तरफ शक्ति सामंत साहब, BR चोपड़ा साहब, GP सिप्पी साहब जैसे दिग्गज शामिल थे, वहीं जिन 8 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उनमें एक अमृतसर से आया नौजवान राजेश खन्ना, इसके अलावा सुभाष घई, विनोद मेहरा, फरीदा जलाल जैसे 8 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। सिलेक्शन के बाद राजेश खन्ना साहब ने 2 फिल्में साइन की। एक GP सिप्पी साहब की थी राज, जिसमें उनका डबल रोल था, और वहीं केतन आनंद साहब की फिल्म थी आखिरी खत। राज की शूटिंग पहले शुरू हुई। शूटिंग के पहले ही दिन सेट पे 8 बजे पहुंचना था राजेश खन्ना को, लेकिन वो पहुंचे 11 बजे। जब 11 बजे पहुंचे तो सभी कोई सरप्राइज था कि एकदम नौजवान लड़का है और 8 की बजाय 11 बजे आया है। तो उसको डांट पिलाई जो सीनियर्स से उन्होंने और प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने। लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि हमारे कैरियर में जो भी होगा मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता हूँ। सभी हैरान हो गए, लेकिन सभी को झुकना था क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही थी एक नेशनल ऑब्सेशन की, एक ऐसे स्टार की जो पूरी पीढ़ी को बदलने वाला था। कुछ फिल्मों के बाद 1969 में एक फिल्म आती है जिसका नाम था आराधना। यूं तो ये फिल्म लिखी गई थी शर्मिला टैगोर के ऊपर, जिनको एक तरीके से दूसरी मदर इंडिया के तौर पर पेश करना था। फिल्म में सबसे ज्यादा रोल शर्मिला टैगोर का था, एक छोटा रोल रखा गया था राजेश खन्ना का। बाद में उनको दूसरे रोल के लिए, डबल रोल में भी राजेश खन्ना को ही रख दिया गया, जिनका बहुत कम रोल था। फिल्म जब रिलीज हुई तो उसका जो प्रीमियर हुआ उसके ऊपर जब लोग पहुंचे और ट्रायल शो हो रहा था, वहां पे भी पूरी तरीके से शर्मिला टैगोर को ही पेश किया गया। उनके साथ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था जो हर आने जाने वाले को हाय हेलो सलाम बोल रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ नजर भी नहीं उठा रहा था। फिल्म का प्रीमियर हुआ और जो शो हुआ उससे जब लोग बाहर आए
तो उनमें एकदम एक सेंसेशन था, एक उत्सुकता थी। वो सब आकर पूछने लगे कि वो लड़का कहाँ था, वो जो अभी इस फिल्म का हीरो है राजेश। तो पता चला राजेश खन्ना होटल जा चुके हैं, जहां फौरन कॉल करके राजेश खन्ना को दोबारा बुलाया गया। और उसके बाद यहाँ से जो राजेश खन्ना की दीवानगी शुरू हुई, उसका क्या ही कहना। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने 15 लगातार सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें वो सोलो हीरो के तौर पे आए। और फिल्मों का म्यूजिक इतना ज्यादा खूबसूरत था, राजेश खन्ना का स्टाइल, राजेश खन्ना का डांस करने का स्टाइल, उनकी पलकें झुकाने का स्टाइल इस कदर लोगों को पसंद आ गया था कि सभी बड़े पिक्चर हॉल में, हर शहरों के जितने भी बड़े पिक्चर हॉल होते थे, उनमें सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्म सालों साल चल रही थी कि नहीं दूसरी बड़ी फिल्मों को रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिल रहे थे। आराधना के बाद राजेश खन्ना की इत्तेफाक, दो रास्ते, द ट्रेन, सच्चा झूठा, खामोशी, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, मर्यादा, दुश्मन, ऐसी फिल्में एकदम आफत मचा रही थी। पूरे देश के अंदर राजेश खन्ना की फिल्में छाई हुई थी। यहाँ पर आपको एक और बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब आनंद जो फिल्म है वो राजेश खन्ना की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था, जब लास्ट में राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करनी थी। अमिताभ बच्चन इतने नर्वस हो रहे थे कि 2 दिनों से अमिताभ बच्चन को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने जब अपने एक हिसाब से महमूद साहब जो उस वक्त के बहुत बड़े एक्टर थे, उनको ये बात बताई, वो कहा कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ कि राजेश खन्ना की वहाँ पे जब डेथ सीन होता है वहाँ पे मुझे डायलॉग बोलने हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो महमूद ने उनको राय दी कि तुम ये मान लेना कि वाकई में राजेश खन्ना की मौत हो रही है। राजेश खन्ना मतलब उस वक्त राजेश खन्ना का क्या हो रहा था, तो तुम ये मान लेना कि राजेश खन्ना मर रहे हैं, फिर उसके बाद तुम असली मान के एक्टिंग करना। राजेश खन्ना घंटों डायलॉग बोलते बोलते जब एकदम से राजेश खन्ना की डेथ हो जाती है, अमिताभ बच्चन वहां पे डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है और फिर एकदम से एक रिकॉर्ड प्लेयर पे राजेश खन्ना की आवाज आती है, बाबू मोशाय। वो डायलॉग जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं। राजेश खन्ना का जो कनेक्ट था पब्लिक के साथ, वो पब्लिक में जो दीवानगी थी वो सर चढ़कर बोलती है। राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम ये बताया जाता है कि कहते हैं कि मुंबई के एक होटल में एक बार एक शादी थी। इस शादी में धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, राज कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार थे। लोग वहां पे मौजूद थे, 400-500 लोगों की भीड़ थी। इसी बीच में वहां पे राजेश खन्ना पहुंच गए। तो कहते हैं कि पूरा मजमा जो था, जितनी भीड़ थी शादी में, वो सारे के सारे लोग राजेश खन्ना के पास पहुंच गए। हद तक राजेश खन्ना को उस महफिल से जाना पड़ा। और राजेश खन्ना जब उस होटल से बाहर आए तो पूरी भीड़ 500-600 लोगों की वो राजेश खन्ना के साथ बाहर चली गई। और धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, राज कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार वहां पे तन्हा खड़े रहे। यही वजह हुई कि राजेश खन्ना को इतनी कामयाबी मिली कि उनके दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गए और यहीं से उनके टकराव की भी स्थिति पैदा हो गई। कहते हैं कि उनकी एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, जिसकी स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने लिखी थी। ये बहुत ही सुपर डुपर, बहुत ही कामयाब फिल्म थी। जिस वक्त ये फिल्म आई उसके बाद सलीम ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने संजीव कुमार की तारीफ कर दी। बताते हैं कि राजेश खन्ना ने महबूब स्टूडियो में एक शूटिंग के दौरान अपना ड्राइवर भेजकर सलीम खान को फौरन वहां पे बुलाया। सलीम साहब जब वहां पे पहुंचे तो राजेश खन्ना वो मैगजीन देख रहे थे और वो मैगजीन देखते हुए उन्होंने सलीम साहब से कहा कि ये बताइए कि क्या संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो सलीम खान पहले कुछ समझे नहीं, लेकिन जब उन्होंने वो मैगजीन देखी तो सलीम खान ने कहा कि वो संजीव कुमार साहब के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उनकी तारीफ की। संजय कुमार नो डाउट बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो राजेश खन्ना ने कहा कि और मैं, सलीम खान ने कहा अगर आपके बारे में पूछेंगे तो आपसे बड़ा कोई स्टार नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी ये बात उनको बहुत बुरी लगी और उसके बाद उन्होंने सलीम खान से बात करनी भी बंद कर दी।
यहीं से सलीम जावेद उस वक्त जो है रुजू हुए कुछ अमिताभ बच्चन की तरफ, और उन लोगों ने जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करवाया बड़ी मेहनत मशक्कत करके। उसके बाद जंजीर फिल्म मिली। इसी बीच में जब जंजीर रिलीज हुई थी उसी वक्त एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नमक हराम। इसके मेन एक्टर तो थे मिस्टर राजेश खन्ना, लेकिन अमिताभ बच्चन जब इसका एक सीन करते हैं और उस सीन में जब वो एक बस्ती में आके चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलते हैं कि कौन है माइकल आल सामने आया, एक एक को पटक के मारूंगा, इस टाइप का एक डायलॉग था उसमें अमिताभ बच्चन का, जो तालियां बजी थी उससे ही पिक्चर हॉल में बैठे हुए बड़े समीक्षकों ने समझ लिया था कि मौसम बदलने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म के बाद मौसम बदला, जंजीर हिट हुई, नमक हराम से एक नया स्टार पैदा हो गया और 1975 का वो दौर आया जब शोले और दीवार जैसी फिल्मों ने तहलका मचा दिया। लोगों के अंदर गुस्सा था, इमरजेंसी का गुस्सा था, और उस गुस्से को वो पर्दे के ऊपर अपने नायक के द्वारा निकालना चाहते थे। उनका नायक अमिताभ बच्चन एक एंग्री यंग मैन के रूप में जब अपना गुस्सा निकालता है और पर्दे के ऊपर जो है वो एक्शन सीन करता है, डायलॉग बोलता है गुस्से में आके, तो लोगों की भड़ास शांत होती थी। अब दौर बदल गया था, अमिताभ बच्चन की तूती बोलने लग गई थी और उस टाइप की फिल्में हिट हो रही थी जिसमें राजेश खन्ना का फ्रेम बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। धीरे धीरे राजेश खन्ना साहब की जिस तरीके से फिल्में हिट होती थी उसी तरीके से उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हालत ये हो गई कि राजेश खन्ना का जो बंगला था वो सील कर दिया गया, वो अपने ऑफिस में रहने लगे, ऑफिस में अकेले बैठे रहते थे। पास में ही मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी थी जहां पे वो जाया करते थे, अपना पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया करते थे। वहां पे राजेश खन्ना घंटों बैठे रहते थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं आता था। याद है आपको जब राजेश खन्ना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था तो राजेश खन्ना साहब वहां पे गए थे और उन्होंने दाग का, साहिर साहब का वही डायलॉग पढ़ा था, वही शेर पढ़ा था कि इज्जतें शोहरतें चाहते कोई भी चीज इस दुनिया में रहती नहीं। उसके बाद राजेश खन्ना साहब को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, भीड़ जुटी, उनके अपने लोग उनको देखने पहुंचे तो राजेश खन्ना ने आखिर में एक ही लफ्ज कहा कि टाइम इज अप, पैक अप, और वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, चले गए। लेकिन राजेश खन्ना के साथ ही साथ वो स्टारडम भी चला गया। जो स्टारडम उनको मिला था वैसा स्टारडम न कभी पहले देखा गया न कभी आगे देखा जाएगा। तो ये थी स्टोरी उस काका के बारे में, उस अदीम शख्सियत के बारे में, उस मायनास कलाकार के बारे में जिसने एक पूरी पीढ़ी को इस तरह प्रभावित किया, इस तरह सम्मोहित किया कि लोग उसके ही होके रह गए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।